तब भी कड़ी मिलती चली जाती है। तब ऐसे लोग मिलते हैं जो सिर्फ बिगाड़ने के लिए मिलते हैं, लेकिन जब बनना होता है तो ऐसे एक एक कड़ी ऐसे मिलती, अच्छी अच्छी कड़ियाँ सब मिलती चली जाती है, अच्छे लोग मिलते चले जाते हैं और बन जाता है। अब अगला जो है इसमें दूसरा कारण, फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक कारण। अभी तो ये राजनीतिक कारण था, अब बी लिखिए फ्रांस की क्रांति के सामाजिक कारण। कहाँ है डस्टर? बी है। सबसे लंबा यही राजनीतिक कारण था। इधर जल्दी जल्दी थोड़ा सा होगा, लेकिन उसके बाद भी अभी कम से कम मान करके चलिए कि अगला हफ्ता आपका जाएगा इसमें। चैप्टर लंबा है थोड़ा सा ये। अभी इसी में इटली का एकीकरण है, जर्मनी का एकीकरण है, ठीक है ना। अभी इसमें कई छोटे छोटे प्रश्न हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं, उसको भी लिखवाना है। अभी इसको मैं वही चीज़ बता रहा हूँ कि यदि आपने इसको आज जितना बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया, आने वाले समय में आपके लिए उतने महत्वपूर्ण हो जाएगा। एक बार जब आप कुछ पढ़े रहते हैं, जब भविष्य में हमारे सामने फिर जब वही घटना आती है, दोहराई जाती है, जब वही चीज़ मिलता है, 100% नहीं, 90% नहीं, लेकिन 50% जैसे ही हम उस प्रश्न को देखते हैं, वो चीज़ें हमारे दिमाग में दौड़ने लगती है कि इसको हम पढ़े हैं वहाँ। उसका इसका मतलब कि अब आपको जीरो से नहीं शुरू करना है, आप 50% से आगे शुरू करेंगे, उसमें आपको आगे बढ़ाना है, अपनी योग्यता को उसमें निखारना है। अभी क्या है आपको कि जीरो से शुरू किए हैं, लेकिन धीरे 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 ही करके सही हम 100 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख सामाजिक कारण निम्नलिखित हैं। फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख सामाजिक कारण निम्नलिखित हैं। पहला लिखिए, विभिन्न वर्ग। इसमें कई वर्गों का उदय हुआ। अब वर्गों का मतलब मैंने बताया कि जातियों से नहीं रहा है, धर्म से नहीं रहा है। इसमें उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, लेकिन यहाँ किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, पादरी वर्ग, सामंती वर्ग, उच्च अधिकारी वर्ग, ये वर्ग रहे हैं, ठीक है ना। तो इन सब का उदय हुआ, जिसमें से पादरी वर्ग और जो सामंत वर्ग थे, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण थे। जो पादरी वर्ग थे, इनकी संख्या जो थी वो बहुत ज़्यादा नहीं थी, लगभग कह रहे कि 1,30,000 पादरी थे। पूरे फ्रांस में 1,30,000 पादरी थे। उस समय जो वहाँ की जो जनसंख्या थी पूरे फ्रांस की, वो थी 2,50,00,000। ठीक है ना, 2,50,00,000 की जनसंख्या थी। और पादरी वर्ग की जो जनसंख्या थी टोटल कितनी थी? 1,30,000। अब अगर इसका परसेंटेज निकाला जाएगा तो पॉइंट में आएगा 1% भी नहीं है, पॉइंट में आएगा, ठीक है ना। समथिंग 0.35 के आसपास
जाएगा, मतलब आधे % से भी कम। इतनी कम संख्या होने के बावजूद भी उनके पास पूरे देश की जमीन का, जितनी पूरे देश की जमीन थी उसका 20%, उसका 20% इन लोगों के पास था। दूसरे उसमें भी इतना होने के बावजूद भी इनमें भी 2 वर्ग थे, पादरियों में भी। एक उच्च पादरी वर्ग था और दूसरा निम्न पादरी वर्ग था। इनकी संख्या 1% के आसपास और इनकी संख्या 99% के आसपास। जितने भी धार्मिक क्रियाकलाप होते थे, जो कुछ होना था, सारे काम, टैक्स वसूल करना, उसको ला करके देना, सब कुछ किसका काम था? इनका काम था। काम करने की सारी जिम्मेदारी इनकी, और इनके द्वारा लिया गया कर, वसूला गया कर, सब कुछ जमा होता था इन लोगों के पास। जितना भोग विलासता का जीवन था ये करते थे। इतने काम करने वाले इतने लोग और उसका आनंद लेने वाले इतने लोग। बेटा इधर देखो, सामने समझो, इसको समझना बहुत जरूरी है। 1% जो उच्च पादरी वर्ग थे और 99% ये जनता से टैक्स वसूल करके ये ले जाते थे। जितने काम होते थे, धार्मिक कार्य या जो और भी जो कार्य होते थे, ये करते थे, आनंद ये उसका उठाते थे। इसीलिए जब क्रांति हुई तो ये निम्न पादरी वर्ग जो था ये क्रांतिकारियों के साथ जुड़ गया। क्यों जुड़ गया? जब ये गांव में रहते थे, लोगों के बीच रहते थे, तो ये कहीं ना कहीं से उनको कर में भी सहूलियत दे देते थे अपने द्वारा। उनको पता था समस्याओं के बारे में कि अब की बार अनाज नहीं पैदा हुआ है, अब की बार बाढ़ आ गई थी, सूखा हो गया था, तो वो उनकी भावनाओं को समझते थे, उनकी कद्र करते थे। तो लोग भी जानते थे, अच्छा इनको भी पता था कि सब कुछ हम कर रहे हैं, आनंद ये ले रहे हैं। इनका भी जीवन उसी निम्न स्तर का हो गया था। दूसरा जो था ये सामंती वर्ग था। इसमें जो दूसरा वर्ग था वो सामंती वर्ग था। इसमें भी 2 वर्ग थे, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। इनके पास पूरी जमीन का 25%, पूरी जमीन का 25%। आबादी जो इनका परिवार था 80,000। पूरे जो इनकी पूरी आबादी होती थी वो तकरीबन 1,40,000 1,14,000 के आसपास है। अस्सी 80,000 परिवार था और 4 लाख व्यक्ति थे, ठीक है ना? चार लाख, इनसे थोड़ा सा ज्यादा, पादरियों से थोड़ा सा ज्यादा। अरे डबल से थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन जमीन भी इनके पास 25% तो ले रहे हैं। अब दोनों को अगर जोड़ लिया जाए इनकी आबादी तो तकरीबन 5,30,000 और टोटल आबादी है 2,50,00,000। 2,50,00,000 अगर पूरी आबादी को निकाल दिया जाए तो तकरीबन 2,44,70,000 यही तो आबादी है। 2,50,000 लोगों के पास, मतलब 10
10% भी आबादी नहीं है इनकी, कुल मिलाकर के 10% भी आबादी नहीं बच रही है, 10% भी आबादी नहीं बन रही है। 10-90 का रेशियो चल रहा है। अगर मान लिया जाए तो इधर 90% के पास कितनी जमीन बच रही है? 55%। और इन लोगों के पास जो ये 10% है, इनके पास जो जमीन है वो 45%। इतना अंतर है। 10% लोगों के पास 45% जमीन और 90% लोगों के पास 55% जमीन। अभी भी देखिए इसमें इनके पास जो जमीनें हैं वो चर्च के आसपास या जितनी उपजाऊ जमीनें हैं नहरों के आसपास, जहां सारी सुविधाएं हैं वो जमीन इनकी, और जहां सुविधाओं का अभाव है वो जमीन इनका। इन लोगों का क्या है? पूरे 45% जमीन पे इनको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना है। पादरी लोग बेगार कम करवाते थे, कुछ देते थे मजदूरों को, लेकिन जो सामंती लोग हैं किसी पर बेगार करवाते थे, मजदूरी भी नहीं देते थे। मतलब कहने का मतलब है कि 10% लोग किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देते थे, सिर्फ लेते थे। आम जनता से भी वसूली कर लेते थे और इसका तो सारा ये रख ही लेते थे। अब इसमें 55% जो जमीन बचा, जो भूभाग बची, इसको समझो बेटा, बहुत बढ़िया से दिमाग लगाना। जो 55% जमीन बचती थी उसमें से कुछ ऊसर, कुछ बांगर, कुछ मरुस्थल, कुछ जंगल। अब सारी जमीन तो रही नहीं होगी कि सब जमीन एकदम फ्रेश मिल रही, तो पता लगा कि इसमें से भी 25% जमीन खत्म हो गई, बचा 30%। 90% लोग 30% पे खेती कर रहे हैं, उसी में टैक्स भी देना है। उसी में इनको मैंने बताया था ना कि अपने खेती के कामों से काम कर रहे हैं, कर ही रहे हैं, वहां से फुर्सत पाए तो चलो बेगार करो। बेगार करने गए ठीक है, अगर वहां से कुछ मजदूरी मिलती तब भी ठीक था। इसलिए मजबूरन किसानों ने क्या किया, पानी का अभाव, खाद का अभाव, बीज का अभाव, धीरे धीरे लोगों ने कहा खेती करना बंद करो, मजदूरी करना ठीक है, कम से कम कुछ दिन मजदूरी मिल जाएगी, खाएंगे तो। यहाँ तो सब अनाज पैदा करके चला जा रहा है, इससे ही फिर चला जा रहा है। और ये जो अत्याचार करते थे सामंत, चाहे वो उच्च वर्ग थे चाहे निम्न वर्ग के थे, व्यवहार दोनों लोगों का एक ही तरीके से था। इन चीजों ने भी फ्रांस की क्रांति लाने में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। इतना बड़ा अत्याचार कैसे काम चलेगा कि 10 लोग मिलकर के 90 रोटी खाएं और 90 लोग मिलकर के 10 रोटी खाएं। वही वाला हाल हुआ कि एक ठू खाए बिना खाए मरे, एक ठू बिना खाए मरे। नहीं हुआ भाई, वो खा खा करके मर रहे हैं। आज भी यही है। अमीर के पास बहुत ज्यादा पैसा है, सब कुछ है, दुनिया भर की बीमारी वो खा खा करके मर रहे हैं, और जो गरीब बेचारा है वो बगैर खाए मर रहा है। देखिए ये चीजें प्रकृति ने जो बनाया खत्म नहीं होती बेटा, लेकिन इतनी भी असमानता ना रहे। इसीलिए सरकार ने कहा कि अब अन्नपूर्णा योजना लागू कर दिया कि सबको, कोई व्यक्ति, हमारे देश का कोई भी व्यक्ति भूखा ना मरे। लेकिन हमारे देश के वाले कोटेदार इतने महान है सब कि उसमें से भी कटौती कर लेते हैं। ठीक है ना, उनको ये लगता है कि हराम का ही लेके जा रहे हैं, फ्री में लेके जा रहे हैं। अरे फ्री तुम अपने घर से तो दे नहीं रहे, सरकार दे रही व्यवस्था ना, लेकिन नहीं, उसमें भी कटौती। चलिए लिखिए। हेडिंग हो गया विभिन्न वर्ग। ये आप लोगों के समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझ में आया? अब लिखे नहीं लिखे मतलब नहीं है, छोड़ दो। लिखना है कि नहीं लिखना है भूल जाओ। यदि ये आपके समझ में आ गया बेटा, ग्राफ, ये बातें समझ में आ गई हैं तो आपको लिखना बहुत आसान है। नहीं पढ़ोगे, समय नहीं मिला, सब क्या करें, गड़बड़ हो गया। लेकिन अगर ये आपके समझ में आ गया है तो फिर गलत नहीं होने वाला है। चलिए लिखिए।
फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व वहाँ की सामाजिक व्यवस्था फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व वहाँ की सामाजिक व्यवस्था सामंती व्यवस्था पर आधारित थी। सामंती व्यवस्था पर आधारित थी। इसलिए मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि बेटा आप सिर्फ लेक्चर को ज्यादा ज्यादा ध्यान पूर्वक सुनना, आपको रटना नहीं है। रटेंगे भूल जाएगा। आप इसको कहानी की तरीके से बिल्कुल बस ध्यान से सुनते रहिए, एकदम कहानी है। जिसे दादा बाबा हम लोगों के दादी उदी सब कहानी सुनाती थी, आज हम लोगों को याद है, तब हम लोग जब इतिहास में पढ़ते हैं तब समझ में आता है कि बताओ वो लोग अनएजुकेटेड पर्सन थे, पढ़े लिखे नहीं थे, स्कूल नहीं गए थे, लेकिन उनके दादा बाबा ने उनको सुनाया था, वो हम लोगों को सुनाए। और जब हम बड़े हुए तो हम लोग किताबों में पढ़ रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आ गया? वो लोग कहानी के माध्यम से हम लोगों को पढ़ा दिए, वो शिक्षा हमको कहानियों में दे करके चले गए। हम लोग आज किताबों में पढ़ रहे हैं। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि आप लोग इसको एक कहानी की तरीके से एंजॉय करो, पढ़ो मत, बाहर लेके चलने की जरूरत नहीं है। आनंद लो कि हमको सर आए हैं, कहानी सुना रहे, हम लोग बैठ के कहानी सुन रहे हैं। आप लोग कहानी सुनो, घर जाओ, एक बार मौका मिले जब बैठे हो आराम से मोबाइल खोल लो, फिर से एक बार सुन लो कि सर कौन सी कहानी सुनाई थी, एक बार फिर सुन लो। 1 से 2 बार आपने सुना नहीं कि फिर आपको किताब छूने की, कॉपी छूने की, गाइड छूने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सामंती व्यवस्था पर आधारित थी, जिसमें एक वर्ग सुविधा प्राप्त था, जिसमें एक वर्ग सुविधा प्राप्त था और दूसरा वर्ग सुविधाहीन था, और दूसरा वर्ग सुविधाहीन था। एक वर्ग सुविधा प्राप्त और दूसरा क्या कह रहा है? सुविधाहीन, मतलब उनको कोई सुविधा नहीं दी गई थी। जैसे कौन सा वर्ग था? पादरी वर्ग, सामंत, उच्चाधिकारी। ये ऐसे वर्ग थे कि इनको विशेष सुविधा मिला हुआ था। दूसरी तरफ किसान एवं मजदूर, जो किसी भी देश के रीढ़ माने जाते हैं, इनको कोई सुविधा नहीं थी। सुविधाहीन था। सुविधा प्राप्त वर्ग 2 वर्गों में बटा था। सुविधा प्राप्त वर्ग 2 वर्गों में बटा था, 2 वर्गों में बटा था। पहला पादरी वर्ग, उस लाइन को छोड़ करके लिखना बेटा। पहला पादरी वर्ग, उसके नीचे वाली लाइन में। दूसरा सामंत वर्ग। उस लाइन को छोड़ करके लिखिए। पहले वर्ग के पास लगभग 1,30,000 पादरी थे। पहले वर्ग के पास लगभग 1,30,000 पादरी थे। जबकि दूसरे वर्ग के पास लगभग 1,30,000 1,30,000 पादरी थे, जबकि दूसरे वर्ग के पास 80,000 परिवार 80,000 परिवार
या 4 लाख 4 लाख व्यक्ति थे। मतलब एक औसत था कि हर परिवार में 5 लोग थे, ठीक है ना। अब किसी के परिवार में 10 रहे होंगे, किसी के 15, तो किसी के 2, किसी के 1, मतलब एक औसत रेशियो कि हर परिवार में 5 व्यक्ति थे। एक आंकड़ा है कि इतने लोग थे। ये दोनों वर्ग सभी करों से मुक्त थे। ये प्रतीक कहें बाबू, प्रतीक कोई टैक्स नहीं इनको देना पड़ता था, इनको इतनी सुविधा दी गई थी, ठीक है ना। उनको टैक्स देना पड़ता था ना निम्न वर्ग को। हाँ, यही तो मैंने वही चीज तो समझाने का प्रयास किया था कि पादरी, सामंत, जो ये उच्च अधिकारी, ये जो लोग थे, इनको जमीन सबसे ज्यादा लिए थे। जितनी उपजाऊ जमीनें थी सब पे इनका कब्जा था। उसका जो पैदावार था ये लेते भी थे, मजदूरों से, किसानों से बेगार करवा लेते थे, उसकी मजदूरी भी नहीं देते थे। और जो जमीन इनके पास थी उस पर खेती करते थे, उसका टैक्स भी वसूलते थे। ये दोनों वर्ग सभी करों से मुक्त थे। प्रशासकीय एवं सेना के उच्च पदों पर अधिकतर उन्हीं की नियुक्तियां की जाती थीं। उस समय फ्रांस की कुल जनसंख्या लगभग 2 करोड़ 50 लाख थी। 2 करोड़ 50 लाख थी। जबकि फ्रांस की कुल भूमि का लगभग 40 से 45% भाग इन्हीं के पास था। और आगे बढ़े।